बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, जिस जगह ये लेक्चर क्लोज़ किया था तो यहाँ से हम इसका स्टार्ट दे रहे हैं। लेक्चर नंबर ये 2 उसी चैप्टर नंबर 1 को अगर आगे बढ़ाते हैं तो लेक्चर नंबर 2 में ये एज़ इट इज़ डोमेन रेंज का सिलसिला। ज़ाहिर है ये सारे चैप्टर में से मिक्स अप टाइप्स क्वेश्चंस हैं, ये नहीं कि सारे एक जगह डोमेन रेंजेस हैं। जिस तरह से बोर्ड्स में आए हुए हैं वो उसी तरतीब से उठा के लिखे गए हैं पेपर वाइज। ज़ाहिर है वो सारे क्वेश्चन आपको मिक्स फॉर्म में नज़र आते हैं। बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी एडेड हैं साथ साथ, जो इसके अलावा फर्दर भी पूछी जा सकती हैं। ये नहीं कि सिर्फ बोर्ड वाले जो पुराने आ चुके हैं वही पूछने हैं, उनसे हट के भी कुछ पूछा जा सकता है जो बुक में मौजूद है। अब देखिए, इस वक्त बात हुई फॉर द फंक्शन दिस डोमेन आर है तो उसकी रेंज क्या होगी। ये मैं थोड़े से फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो ज़रा आपको डिटेल बता दूं ताकि वो बार बार ना टेंशन बने। ये देखिए, साइन फंक्शन और कॉज फंक्शन, इन दोनों की जो रेंज है वो -1 और 1 के दरमियान रहनी है। दोनों फंक्शंस की जो रेंज है वो -1 और 1 के दरमियान रहनी है। जिस वक्त हम tan और cot की बात करेंगे तो दोनों फंक्शंस की जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर्स होनी है। इन ऑल रियल नंबर्स को लिखने के लिए हम ऐसे भी वर्ड्स लिख देते हैं एक इंटरवल फॉर्म में कि -∞ टू इन्फिनिटी। ये देखिए, tan और cot दोनों की रेंज तमाम रियल नंबर्स, साइन और cos की रेंज इसके दरमियान। अब बात आ रही है कोसिकेंट और सीकेंट, इन दोनों की रेंज की क्या पोजीशन होगी। इन दोनों की रेंज होगी, ये आंसर्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। यानी कि सब नंबर्स आ सकेंगे इसकी रेंज में, ये नंबर्स आपके नहीं आएंगे। ये ओपन इंटरवल है, यानी कि -1 और 1 के जो दरमियान वाला डाटा है वो सीकेंट कोसिकेंट में या ज़ाहिर है इनसे हट के वो नहीं आएगा, बाकी सब नंबर्स होंगे। ऑल नंबर्स एक्सेप्ट द इंटरवल -1 इज़ लेस दैन -1 इज़ लेस दैन y इज़ लेस दैन 1, ये आंसर्स आपकी रेंज में नहीं होंगे इन केस ऑफ कोसिकेंट एंड सीकेंट। बस ये चीज़ है। अब इसको जिस तरीके से भी बच्चा याद कर सके, यानी कि साइन और कॉस की रेंज, tan और cot की रेंज, सीकेंट और कोसिकेंट की रेंज। ज़्यादा टेंशन हमेशा रेंज पे पड़ती है, एंट्री टेस्ट हो या कोई और मल्टीपल चॉइस हो। डोमेन बहुत आसान होती है। डोमेन में आपके सामने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है वहाँ से एक जजमेंट हो जाती है कि ये नंबर पुट करने से आंसर मिलेगा, सो वो डोमेन है। ये नंबर पुट करने से आंसर नहीं मिलेगा, वो डोमेन नहीं है। आंसर क्या आ सकते हैं वो आपकी है रेंज, इसलिए वो हमेशा ट्रबल क्रिएट करती है। तो इन रेंजेस को आहिस्ता आहिस्ता ही बच्चा याद कर सकता है ना। ये जिस तरह आपको अब बता दिया कि ऐसे इनको अपने माइंड में रखिए। दोनों के ग्रुप बना के रखे हैं, 2 के ग्रुप का एक आंसर, 2 के ग्रुप का एक आंसर, और ये कोसिकेंट सीकेंट दोनों के ग्रुप का एक आंसर। ये लीजिए, हाँ जी, फॉर द फंक्शन काज, डोमेन उसकी बता दी। ये रियल नंबर्स, डोमेन मसला ही नहीं होती, रेंज क्या आएगी ये अभी बात हो चुकी ना कि बेशक साइन भी होता तो तब भी उसकी रेंज यही होती। उसके बाद अब देखिए, ये tan की बात हुई है तो tan और cot दोनों की रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, tan की भी और cot की भी एक जैसा काम है। ऐसे ही आंसर चॉइस चलते हैं अगर थोड़ा सा ये सेटअप याद हो जाए। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए, अगर y = सीकेंट x है उसकी डोमेन बताई तो रेंज ये देख लें, जो इधर लिखा गया था सीकेंट हो या कोसिकेंट हो फिर भी वही कुछ है, फिर भी रेंज वही है। तो इस तरह से इन बातों का आपने अब ध्यान रखना है। चलिए जी, ये हो गया फॉर द फंक्शन दिस cot, डोमेन ये है, देन रेंज इज। अब देखें ना, ये cot अभी वो बता दिया लेकिन ये लिखने का स्टाइल बदल दिया। ऑल रियल नंबर्स ऐसे वर्ड्स में लिख दिया जाए, आर लिख दिया जाए, या इसको इस तरह से -∞ और इन्फिनिटी का ऐसे ओपन इंटरवल बना के लिख दिया जाए। ओपन इंटरवल को लिखने का ये सिंबल भी है, तो फिर भी वही बात है।
सो ये क्योंकि मल्टीपल चॉइस में टीचर इस तरह के क्वेश्चंस घुमा फिरा के देता है, तो उसको लिखने के स्टाइल्स भी तो बच्चे को सब के सब आने चाहिए कि एक चीज़ को कैसे कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो दैट्स इट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शन ये है, डोमेन उसकी ये है, तो रेंज उसकी। अब देखिए लिखने का अदर स्टाइल, अभी मैंने कोशिकेंट की रेंज यहाँ बता दी कि सारे नंबर्स इनके अलावा। अब ये देखिए जो रेंज होती है ना वो y का आंसर है, y का आंसर है। ये हो गई आपकी एक रियल लाइन, ठीक है। इसमें यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया -1। जो y की वैल्यूज़ हैं वहाँ से जो आंसर्स निकलते हैं उसको रेंज कहते हैं। क्या लिखा है, y की कीमत 1 से बड़ी होगी इधर को या -1 से इधर को जाएगी। तो पहले भी तो यही बताया है कि ये वाला हिस्सा दरमियान वाला नहीं आएगा, ये हिस्सा छोड़ देना है, बाकी सारी रेंज है। उसको लिखने का स्टाइल देखें कि वो आंसर y आंसर का नाम है वो 1 से बड़ा होगा या वो -1 से छोटा होगा। तो इस तरह ये इसी की रिप्रेजेंटेशन है। ये जो अभी ये हिस्सा बताया इसी को लिखने का स्टाइल है। ज़ाहिर है ये अभी मैं बात कह चुका हूँ कि लिखने के स्टाइल ही MCQ को चेंज करके आपके सामने दे दिया जाएगा और आप वहीं पे बैठे होंगे कि ये टिक कैसे करना है। कभी वो एक ही बात है ऐसे भी लिख दी ऐसे भी लिख दी, वो बोथ ए एंड बी, वहाँ बच्चा फंस जाएगा। इसलिए आपको केयरफुल होना है इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये छोटी छोटी बातें अब एक दफ़ा दो दफ़ा ये जब स्टडी करते जाओगे तो अल्टीमेटली ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ये नहीं है कि ये याद नहीं होंगी, करने से ही होनी है, लेकिन ये इस तरह का नहीं कि कुछ तावीज़ होगा वो मिलके याद हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है, बार बार इनको स्टडी करना है, अल्टीमेटली ये चीज़ें याद हो जानी है। डिफरेंट स्टूडेंट्स अपनी अपनी वर्किंग करते हैं तो काम होता ही जाता है। चलिए जी, ये लॉगरिथमिक फंक्शन की आपको डेफिनेशन लिखी हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन उसमें जो काम की पते की बात है वो ये है कि इसको बोलते हैं बेस। इसको बोलते हैं बेस। वर्ड्स में बात करें या ऐसे सिंबल में बात करें, बेस हमेशा किसी लाग की पॉजिटिव होती है, नेगेटिव बेस नहीं होगी, ज़ीरो भी बेस नहीं होगी और पॉजिटिव नंबरों में 1 भी बेस नहीं होगी। क्यों ऐसे होता है इसका जवाब फ़िलहाल रुकें, क्योंकि अब अगर ऐसे क्योंकि जवाबात इन MCQ में यहाँ देना शुरू कर देंगे ना तो फिर वो आपका लॉन्ग टाइप का लेक्चर शुरू हो जाएगा, हमारी फिर वो ज़रूरत पूरी नहीं होगी। कुछ चीज़ें होंगी जो जिस वक्त लॉ की प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करूँगा तो उस वक्त प्रॉपर्टीज़ के साथ ये बात मेंशन हो जाएगी और अच्छे तरीके से वेल मैनेज्ड हो जाएगी, टाइम भी बच जाएगा, ज़्यादा चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। इसलिए अब याद रखिए किसी भी लॉ की बेस पॉजिटिव होगी, यानी कि ज़ीरो नहीं होगी। ज़ीरो पॉजिटिव नहीं होता, ज़ीरो से बड़ी होगी। जब ज़ीरो से बड़े नंबर्स की बात करेंगे तो उनमें 1 भी आ जाएगा, 1 को एक्सक्लूड करना है, 1 भी छोड़ना है, 1 भी किसी लॉ की बेस नहीं होगी। बस ये सफिशेंट है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18, ये कॉज हाइपरबोलिक एक्स की आपके पास स्टेटमेंट लिखी जो मैंने पहले लेक्चर में भी बताई, उसकी रेंज पूछी जा रही है। अब देखिए रेंज इसकी 1 से शुरू होके पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ज़ीरो भी कभी भी नहीं आएगी। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बच्चा यहाँ ज़ीरो लगाएगा इस एक्स की जगह पर तो भी e की पावर 0 प्लस e की पावर 0/2, जब हम छोटा से छोटा नंबर 0 पुट करेंगे फिर भी ये 1 + 1/2 आंसर 1 आएगा। 1 से कम तो आंसर आ ही नहीं सकता। सो इसलिए 1 से बड़ा आंसर होगा, 1 से शुरू होकर आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर सुन लें, ये देखिए रेंज ही इशू आती है कि रेंज कैसे बनानी है। हाँ जी, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आम तौर पे बोर्ड लेवल पे कभी कभी आता है, लेकिन एंट्री टेस्टों में ये काफ़ी हद तक पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का अब इलाज क्या है, ये ना इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की स्टेटमेंट लिखी गई है कि एक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये मैं आपको बुक का रेफरेंस दिखा रहा हूँ, ये अगर देख सकें, ये हमारी इंटरमीडिएट की बुक
उसमें ये पेज नंबर 7 है। मैं पूरा पेज सामने कर रहा हूँ, ये देखिए पेज नंबर 7 इंटरमीडिएट की बुक है। और उसके ये इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन लास्ट पे ये 6 लिखे हुए हैं, यानी कि ये इनकी स्टेटमेंट्स हैं। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ये, कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स ये, लॉगरिथमिक फॉर्म में इनके आंसर्स आपको शो किए गए हैं। और इसके जस्ट ऊपर अगर देखें तो ये साइन, कॉज, टैन, कॉट, सीकेंट, ये हाइपरबोलिक की डेफिनेशंस लिखी जा चुकी हैं जो मैंने पहले लेक्चर में बताई। ये थोड़ा और ऊपर जाएं तो इसी पेज पर ये आपको इनकी डोमेन रेंजेस लिख के दी हुई हैं सब की। थोड़ा और ऊपर जाएं तो ये लॉगरिथमिक की जो अभी बात हुई थी कि डोमेन 1 से 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी, 1 नहीं होगी ये बेस। तो इस तरह की ये चीज़ें सारी देखें, कितने काम का ये पेज है। ढेर लग जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। एग्जामिनर के सामने तो सारी बुक होती है, उस दिन ये तो नहीं कहना कि इन चीज़ों के रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन इनका कोई भी नहीं आया। जब इनका नहीं आया क्वेश्चन तो हम याद क्यों करें, बच्चे भी नहीं याद करते और ज़ाहिर है फिर टीचर भी क्यों बताए, क्योंकि उसने खामखा ऐसी चीज़ों को छेड़ के क्या लेना है जहाँ टाइम किल होगा और बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होता। लेकिन एंट्री टेस्ट वाले दिन या मल्टीपल चॉइस में तो ये चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए बुक से ही उठाई जा रही हैं। दैट्स इट। ये आगे फिर जाके भी इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा कि इस तरह की चीज़ें कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम बनाएंगी। अब ये 6 के 6 फंक्शंस हैं, ये आंसर चॉइस के साथ इकट्ठे लिख दिए हैं। उधर से स्टेटमेंट याद करना चाहें बुक से तो ठीक है, इधर से याद करना चाहें तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन पिछले पेज पर गुजरा, ये 20, 21, 22, 23, 24, ये यहाँ तक आपके वो 6 के 6 पार्ट डील कर दिए गए। यहाँ ये वो बात है ना कि जो कोशिश की जाती है कि अगर बोर्ड के पेपर में एक साइन वाला आया या काज वाला आया, ज़ाहिर है फिर वो अगला भी आ सकता है। किसी एंट्री टेस्ट में अगर टैन वाला आ गया तो और भी आ सकता है, इसलिए वो सारे लिख के देने में बेटरमेंट समझी। हाँ जी, उसके आगे बढ़िए। ये 25वां क्वेश्चन है। यहाँ एक टर्म आती है पैरामीट्रिक इक्वेशंस के हवाले से। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस सब की सब जो हमारे पास 4 फंक्शंस आते हैं डिफरेंट कोनक के, एक होता है सर्कल, एक होता है पैराबोला, एक होता है एलिप्स और एक होता है हाइपरबोला। ये देखिए जहाँ पे ये सर्कल आएगा तो उसमें कास थीटा और साइन थीटा, ये पहली कीमत x की होती है, दूसरी कीमत y की होती है। पॉइंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। उनमें जो ये वाले कोएफिशिएंट है ना, ये इक्वल होंगे। जब एलिप्स की बात करेगा तो होंगे यही ऐसे, a cos थीटा, b sin थीटा पॉइंट फॉर्म में लिख दिए जाएं या इस तरह एक्स वाई फॉर्म में लिख दिए जाएं, एक ही बात है। ठीक है, जब ये ए बी डिफरेंट होंगे तो वो बनेंगी एलिप्स। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ से बनाने की कोशिश करूँगा। ज़ाहिर है जो चीज़ें फौरी तौर पर समझ आ सकती हैं दोबारा भूलेंगी भी नहीं, तो उनको ज़रूर डील करें। ये देखिए ये हो गया सर्कल, इस सर्कल में रेडियस एक जैसा होता है, इधर ये एलिप्स में लेंथ इन दोनों की डिफरेंट होती है, इसलिए जब इसकी बात करते हैं तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये दोनों एक जैसे एलिमेंट आते हैं ए। यहाँ कोई 2, 2, 3, 3, 9, 9 कुछ भी लिख दिया जाए तो ये सर्कल ही बनेगा। इसी तरह एलिप्स में क्या है, ये लेंथ और है, ये लेंथ और है, आएगा उसी तरह से ए कास थीटा ही, क्योंकि सर्कल जैसी ही है, लेकिन ये जो कोएफिशिएंट हैं ये आपके डिफरेंट होंगे। ठीक है, इस तरह कोई पॉइंट फॉर्म बना के लिख दे, ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा, या कोई एक्स वाई की वैल्यूज़ बना के लिख दे जैसे ये लिखी हैं। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाना है कि सर्कल और एलिप्स का क्या फ़र्क है, ये भी कोएफिशिएंट डिफरेंट होंगे। जबकि जो पैराबोला होता है उसमें एक वेरिएबल की पावर 2 होती है, एक वेरिएबल की पावर 1 होती है। ये देखिए उसमें आम तौर पे होता है पैराबोला में x इज इक्वल टू ए टी स्केयर, वाई इज इक्वल टू 2at लाइक दिस। एक वेरिएबल की पावर 2 होती है, एक की पावर 1 होती है, वो पैराबोला की समझ आ जाएगी। अब रिमेनिंग हाइपरबोला रह गया जिसमें सीकेंट टैन का यूज़ हो रहा है।
बुक पर ये एज़ इट इज़ चीज़ें मौजूद हैं। अगर यानी कि अब मैं साथ साथ अगर बुक को मेंशन करता जाऊं तो शायद बच्चा उन चीज़ों को आसानी से, मज़ीद आसानी उसके लिए है, मैंने लिख के भी बता दी। ये देखिए पेज नंबर 8 पर ये आपके पास ये हो गया पैराबोला, ये हो गया सर्कल, ये हो गया एलिप्स, ये हो गया हाइपरबोला। ये देखिए ये स्टेटमेंट जैसे लिखी हुई है, आंसर चॉइस में सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला पूछ सकता है। और अगर उधर से सर्कल लिख दिए जाए या पैराबोला लिख दिया जाए, आंसर चॉइस ABCD ये हो सकते हैं। ठीक है, यही काम की चीज़ें हैं ना कि कहाँ कहाँ से उठा के पेपर में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। याद रखें ये ए की जगह कोई नंबर भी यूज़ हो सकता है, 5 5 9 7, इस तरह से, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नंबर यूज़ करे या ए भी यूज़ करे। बाकी टेक्नोलॉजी आपको सारी समझा दी है कि ये किस तरह से टर्मिनोलॉजी बनती है। इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम अब नहीं आएगी अगर कोई भी बच्चा थोड़ी सी भी वर्किंग समझ रहा है इसकी। चलिए जी आगे बढ़ते हुए, ये सब हो चुके। फंक्शन दिस इज़, ये किस तरह का फंक्शन है, इवन है या ऑड है? सो इट इज़ एन इवन फंक्शन। तमाम पावर्स इवन है इसलिए इवन। वैसे इवन ऑड को चेक करने का ये वे होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल आए तो दिस इज़ एन इवन फंक्शन, और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल आए तो दिस इज़ एन ऑड फंक्शन। ये आपके पास इवन और ऑड फंक्शन चेक करने का वे है। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वही आ जाए तो इवन, माइनस एक्स में एफ एक्स आ जाए तो ऑड। ज़ाहिर है जब आप इवन पावर्स की बात करेंगे तो इसमें जहाँ जहाँ आप माइनस एक्स लगाएंगे तो वो स्केयर या 4 पावर उसको दोबारा वही पावर बना देगी, तो एज़ इट इज़ ये आपका एक इवन फंक्शन रहेगा। इसी तरह से जो ये 27 क्वेश्चन है, सो ये आपका नीदर इवन नॉर ऑड। ये देखिए साइन का जब आप नेगेटिव साइन के आगे लिखेंगे तो वो इस तरह बाहर आ जाएगा। ये अकेला साइन जो होता है वो ऑड फंक्शन है, जबकि कॉज के आगे अगर नेगेटिव साइन लगाते हैं वो ख़त्म हो जाता है। जो अकेला कॉज फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है, लेकिन जब इनका मिक्सचर हो जाएगा ना इवन और ऑड का, तो फिर ये ना इवन रहेगा ना ये ऑड रहेगा। बस आखिरी बात यहाँ से बताने लगा हूँ, एक बोथ का ऑप्शन दिया हुआ है। दुनिया जहान में सिर्फ एक फंक्शन ऐसा है विच इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जो इवन और ऑड दोनों बिहेवियर रखता है। बाकी तमाम फंक्शंस या इवन होंगे या ऑड होंगे या फिर नीदर कैटेगरी होगी, नीदर इवन नॉर ऑड। बस एक ही फंक्शन ऐसा है जो दोनों क्लासिफिकेशन रखता है। कौन से वाला? ज़ीरो फंक्शन। इट इज़ बोथ इवन एज वेल एज ऑड, दैट्स ऑल। अब फिर से टाइम आपका कवर करते हुए इसको मैं यहाँ क्लोज़ कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 2 को, ताकि आगे वाला काम आपका कंटिन्यू किया जा सके। जिन लोगों को ज़ाहिर है काम अच्छा लग रहा है वो अपने साथ दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सारे लोग बेस्ट मार्क्स ले सकें। तो यही हमारी विल होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।